नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग शाम का जो समय है इसमें हम लोग कुछ ना कुछ अलग तरह की व्याधि के बारे में चर्चा करते हैं। आज का विषय मुझे आदरणीय नवीन जोशी सर ने किटिप कुष्ठ यह दिया है, जो कुछ ना कुछ तो सोरियासिस नाम का जो बीमारी है उससे मैच होता है। तो आयुर्वेद में कुष्ठ व्याधि जो है उसमें 7 तरह के महाकुष्ठ बताए और 11 तरह के शुद्र कुष्ठ बताए। तो जो किटिप कुष्ठ है यह एक शुद्र कुष्ठ के अंतर्गत आने वाला व्याधि है। तो आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। जब हम किटिप कुष्ठ के बारे में देखते हैं तो चरक संहिता में बहुत ही अच्छा डेफिनेशन दिया है कि श्यावम किण्व खर्व स्पर्शम या किर्ण खर स्पर्शम परुषम किटिभम स्मृतम। मतलब जो श्याव रंग का होता है, मतलब वो थोड़ा सा श्याव हो गया या स्निग्ध रंग का हो गया, और कृष्ण है काले रंग का हो गया, खर स्पर्शी है, उसी तरह से परुष है। तो जो ड्राइनेस है ना उसकी 3 स्टेजेस रहती है। जैसे पहले कोई भी चीज रुक्ष होता है, फिर वो खर होता है, फिर परुष होता है। तो ये परुष जो है वो बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ जाता है, और इसमें कंडू भी बहुत होता है, खुजली बहुत ज्यादा होती है, और दिखने में रुक्ष होता है, और त्वक स्फुटन त्वचा फटती है, इतना ज्यादा ड्राइनेस होता है। परुषता बहुत ज्यादा हाई लेवल का ड्राइनेस होता है। तो यह कुष्ठ जो है शुद्र कुष्ठ है, ये वात और कफ प्रधान कुष्ठ होता है। इसी के बारे में हम लोग अभी स्क्रीन पे भी देखेंगे ताकि आप लोग को और समझ आए। जो मैं बोलना चाहता हूँ वह आप लोग देखिए तो आप लोगों को और अच्छे से समझ आएगा। 1 मिनट रुक जाइए। किटिप कुष्ठ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, जब ये डेफिनेशन बताई गई है चरक संहिता में कि श्यावम किर्ण खर स्पर्शम, मतलब श्याव रंग का है, थोड़ा स्निग्ध भी दिख रहा है, खर स्पर्शी है और परुष है, और किटिबम स्मृतम ऐसे बताया है। तो यहाँ पे त्वक पुटनम त्वचा फटती है ऐसे बताया, और वात कफ प्रधान है क्योंकि खुजली है। तो यहाँ पर कफ है, क्लेद है, और वात भी है क्योंकि यहाँ पे रुक्षता है, खरता परुषता है ऐसा बताया। तो हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो मॉडर्न डॉक्टर्स के पास, अब ये देखिए त्वचा कैसे फटी है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये श्याव रंग का भी है, स्निग्ध भी है, त्वचा भी फटी है। तो वात कफ संप्राप्ति का होता है। डॉक्टर्स एलोपैथी डॉक्टर्स इसको सोरियासिस ऐसे करके डायग्नोसिस करते हैं। तो हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो ये होता क्यों है, इसके लक्षण क्या होते हैं, ये सब हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग के भी पास ऐसे पेशेंट आए होंगे। 1 मिनट रुक जाइए। आप लोग के पास भी ऐसे पेशेंट आए होंगे। तो इनको किस तरह से देखना चाहिए, समझना चाहिए, और इसका हेतु क्या होता है, इसका लिंग लक्षण क्या होता है, और औषधि चिकित्सा कैसे करते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। किटिप कुष्ठ के पास जब भी पेशेंट आते हैं आप लोग के पास,
तो आप लोगों को इसके बारे में, सोरियासिस ऐसे मॉडर्न डायग्नोसिस करके पेशेंट आते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। ये होता कब है? तो ये इसमें खासकर इचिंग होता है और इसमें क्रस्ट जैसा फॉर्मेशन होता है, और इसके बारे में बहुत सारे हेतु बताया गया है। ऐसा पाया जाता है। और कुत्सितम तिष्ठति इति कुष्ठम, जो त्वचा और धातुओं को नष्ट करके कुरूप बना देता है। तो इसका कारण क्या होता है? हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं उसमें ये कारण होता है कि अगर कोई एसी में बैठ रहा है और उसके बाद वो अचानक धूप में चला जाता है, या धूप में बहुत घूम के आया और वो एसी में बैठ गया और ठंडा चिल्ड वाटर पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, शरद गर्म से ये शीत पित्त भी होता है और ये कुष्ठ भी होता है। केवल यही हेतु नहीं है, विरुद्धन्न भी है। उसी तरह से संतर्पण के बाद तुरंत अपतर्पण करना, मतलब वो लोग, पेशेंट लोग क्या बोलते हैं कि बहुत पहले तो खाते हैं, बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, पिज्जा बर्गर वगैरह संतर्पण करने वाले चीजें खाते हैं, और उसके बाद एकदम क्रश डाइट करते हैं। तो संतर्पण के बाद अपतर्पण, अपतर्पण के बाद तुरंत संतर्पण, ये जो होता है ना, विरुद्ध चीजें, ऑपोजिट कर्म, ये भी इसका कारण होता है। इसी तरह से ऋतु के बीत जाने पर भी, जैसे कि ग्रीष्म ऋतुचर्या में जो चीज बताया था वो वर्षा ऋतुचर्या में भी वही चीज खाना, वर्षा ऋतु में जो बताया उसके ऑपोजिट ऋतु में भी वही चीज खाना। तो ऋतु विपरीत खाना, इस वजह से शहद बहुत ज्यादा खाना और गुड़ बहुत ज्यादा खाना, मूली और दूध, काकमाची मकोई और दूध विरुद्ध चीज, और मछली आदि का अग्नि विरुद्ध जो चीजें वह खाना, साथ में विरुद्ध, संस्कार विरुद्ध, उपचार विरुद्ध, पाक विरुद्ध, संपद विरुद्ध, विरुद्ध विधि विरुद्ध आहार का सेवन करना। और भय से, किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर है, बहुत ज्यादा संताप है, मन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा दुखी है, मन संताप लक्षणम ऐसे है। और अति व्यायाम कर रहे हैं, खाना खाने के बाद तुरंत व्यायाम कर रहे हैं और व्यायाम करके तुरंत खाना खा रहे हैं। उसी तरह से शरीर का शुद्धि नहीं हुआ है, वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण नहीं हुआ है। तो ये तीनों दोष प्रकोपित होकर त्वचा रक्त मांस लसिका को दूषित कर देते हैं, और ये कीटिप कुष्ठ को इस तरह से कर देते हैं। अब ये विरुद्ध चीजें क्या होती हैं? विरुद्ध चीजों पे हमारे चरक संहिता में बहुत ही डीप में बताया गया है, और हमें अपने पेशेंट को भी बताना चाहिए। आज मेरे पास एक पेशेंट है, इनफर्टिलिटी की, 25 साल की पेशेंट है, बहुत ही दुखी है। तो उनको ना पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज्यादा पेन होता है। तो अब वो पेन होता है, तो मैंने उनका हेतु निकाला। हेतु में ये पता चल रहा है कि वो जब स्कूल जाती थी, उन्होंने एमए बीएड किया हुआ है, जब वो स्कूल जाती थी तो वेगा अवरोध करती थी, ये एक हेतु मिला। रात को, और वो राजस्थान की पेशेंट है, रात को जब भी खाना खाती हैं तो हर जो निवाला लेती हैं, ग्रास लेती हैं, उसके साथ में दूध पीती हैं। तो अगर सब्जी रोटी भी खा रही हैं तो दूध पी रही हैं, ये विरुद्ध अन्न का हेतु है। उसी तरह से वेगावरोध हो गया, सुबह उठते उठते 2-3 गिलास पानी पी के तब वॉशरूम को जाती हैं, इसके वजह से सुबह उनको भूख नहीं लगती है, बिना भूख के खाना खाती हैं। ये सब के वजह से रस दुष्टि हुआ, वात का प्रकोप हुआ, रक्त की दुष्टि हुई, आर्तव स्त्रोत दूषित हुआ, पीसीओडी भी है उनको। मतलब यही सब आर्तव स्त्रोत दुष्टि का यही सब हेतु मिला। और दूसरा बात है कि वो चिंता बहुत ज्यादा कर रही है, क्योंकि शादी होके 3.5 साल हो गया, उनको बच्चे नहीं हो रहे, कंसीव नहीं कर पा रही है। और जब मेंसेस आते हैं तो इतना सीवियर पेन होता है कि बेड पकड़ के लेटना पड़ता है, उस टाइम पे कोई भी पेन किलर वगैरह काम नहीं करता है। तो जो आदरणीय वैद्य लोग हैं, मैं किसी को ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने ट्रीटमेंट दिया उन्होंने बच्चा होने के लिए दवाई दिया, हेतु पे बात नहीं हो रहा है। उन्होंने क्या दवाई दिया? तो नष्ट पुष्पांतक रस, पुष्प धनवा रस, गर्भधारणी वटी, दुनिया भर की दवाइयां दे दी। 3.5 साल से इलाज ही चल रहा है। और एलोपैथी के डॉक्टर्स ने तो और भी डेंजरस डेंजरस हॉर्मोन्स का ट्रीटमेंट दिया, पीसीओडी को ठीक करने के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दिया, उससे कुछ फायदा तो हो नहीं रहे, पैसे भी जा रहे हैं। तो अभी वो लोग, और वो बाकी सब ठीक है, लेकिन ये विरुद्ध अन्न, ये कॉन्सेप्ट किसी ने नहीं बताया उनको, तो बहुत परेशान। इसी तरह से ये जो संप्राप्ति वहां आर्तव स्त्रोतस में जाके अग्निमंद वगैरह कर रही है, इसी तरह से कुष्ठ व्याधि में भी ऐसे ही संप्राप्ति मिलती है, ऐसे ही हेतु मिलते हैं जो त्वचा रक्त मांस लसिका को दूषित करते हैं। अब मैं कुछ विरुद्ध चीजें बताऊंगा, फिर आप लोग भी बताइएगा। विरुद्ध में जैसे कि संयोग विरुद्ध, कोई दो चीजों को कॉम्बिनेशन लेके हम लोग उल्टा चीज खा रहे हैं, जैसे कि दूध और मछली। लोगों को मालूम नहीं है, जो बड़े बड़े एलोपैथी के डॉक्टर्स होते हैं वो बोलते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको मछली भी खाना है, दूध भी खाना है, अंडा भी खाना है, और हाई प्रोटीन वाले दालें भी खाने हैं। ऐसे डॉक्टर लोग उनको गाइड करते हैं सभी पेशेंट को।
इसी तरह से उड़ीद और दूध का सेवन करना, मूली और कच्चा मूली जो रहता है, छोटा वाला मूली, और दूध का सेवन करना, अंकुरित धान्य, उसमें बहुत सारे स्प्राउटेड चीजें रहती हैं अलग अलग दालों के, और द्विदल जो धान्य रहते हैं उनको स्प्राउटेड करके और ऐसे ही कच्चा खाया जाता है। ये हो गया। हाँ, और ये जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट आई थी, ये कभी बचपन से घी नहीं खाई है, इनके बॉडी में स्नेहन हुआ ही नहीं है। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आजकल स्नेह जो है हमारे खाने के उससे निकल गया है। फिर उसी तरह से सहजन का सेवन अति प्रमाण में करना, और खासकर सहजन का, जैसे रसम वगैरह जो भी बनाते हैं, साउथ इंडियन डिशेज बनाते हैं, सांबर बनाते हैं, सहजन डाल के, शिगरू डाल के, और उसके साथ चाय कॉफी पीना, दूध पीना, मतलब इडली डोसा खाया और उसके बाद में कॉफी खाया। तो ये जो सांबर सांबर और इडली खा के और फिर चाय कॉफी लेना, ये विरुद्ध होता है। उसी तरह से खट्टे फल खा के और दूध पीना, ये विरुद्ध होता है। तो ये सबसे ना, और या फिर मिल्क शेक लेना, बहुत सारे फ्रूट्स को पीस के उसमें दूध डाल के और वह पीना, कि बहुत ज्यादा इसमें मिनरल्स है, विटामिन है, बहुत ताकत आएगा। ये सब विरुद्ध चीजें हैं। या पनीर का सब्जी रोज खाना, ये सब संयोग विरुद्ध है, और इससे ये त्वचा पे जरूर इसका अफेक्ट होता है। इसी तरह से देश विरुद्ध बताया, जैसे कि मरुस्थल में देख, राजस्थान जैसे जोधपुर और जैसलमेर जैसे एरिया में, वहां पे उष्ण और तीक्ष्ण और रुक्ष चीजें ज्यादा खाना, इससे ये जो बताया कीटिप कुष्ठ में, सोरियासिस में बताया कि किण खर स्पर्शम परुषम, खर स्पर्शता भी आ रही है, परुषता भी आ रही है, त्वचा भी फट रही है, क्योंकि यहाँ पे स्नेह जा ही नहीं रहा, और वो इतना वायु बढ़ा हुआ है कि त्वचा को फाड़ रहा है, फट रहा है। ये हो गया। और दूसरा है कि आनुप देश में अगर कोई रहता है तो शीत मछली, मक्खन, आइसक्रीम का अति सेवन में सेवन उसका करना, कफ बढ़ाने वाली चीजों का सेवन ज्यादा करना। अभी जैसे हमारे महाराष्ट्र में पुणे है, पुणे जो है यह हमारा साधारण देश है और थोड़ा सा अनूप देश है। लेकिन जो अनूप, खासकर अनूप है, जहाँ पे बहुत ज्यादा कफ वर्धक, जैसे ऊटी हो गया, या फिर जो अपने जहाँ पे बर्फ वगैरह रहती है या ठंडे प्रदेश रहते हैं, वहां पे ऐसे मक्खन का सेवन ज्यादा करना, दही का सेवन ज्यादा करना, या आइसक्रीम का सेवन करना, तो ये विरुद्ध है, देश विरुद्ध है। उसी जैसे काल विरुद्ध, शीतकाल में शीतल चीजें खाना, जैसे कि आइसक्रीम खाने का शौक चढ़ता है लोगों को, ठंडियों में 1 किलो आइसक्रीम खाएंगे, और रुक्ष चीजें भी खाएंगे, जैसे स्प्राउटेड चीजें खाएंगे और आइसक्रीम खाएंगे। ये काल विरुद्ध होता है। इस तरह से उष्ण काल है, अभी गर्मी का सीजन सब जगह चल रहा है, और लोग गरम गरम बिरयानी खाते हैं, तीखा बिरयानी, बहुत ज्यादा गरम, नॉनवेज खाते हैं, तो ये होता है काल विरुद्ध। इसी तरह से कुछ होता है अग्नि विरुद्ध, मतलब अग्नि बहुत मृदु अग्नि है हमारा, मतलब इतना स्ट्रांग नहीं है अग्नि, और उसमें उड़ीद का सब्जी खा रहे हैं, या फिर खीर खा रहे हैं, खोया का मिठाई बहुत ज्यादा प्रमाण में खा रहे हैं, कटहल का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, ये अग्नि विरुद्ध होता है। मंदाग्नि है तो उसमें गरिष्ठ भोजन, शादी ब्याह में लोग जाते हैं, बहुत ज्यादा हैवी चीजें खाते हैं, क्योंकि फ्री में मिल रहा है तो अति प्रमाण में खाया जाता है। या सुअर का मांस खाना, ये मंदाग्नि में, ये अग्नि विरुद्ध है। इस वजह से तीक्ष्णाग्नि है, और उसमें खट्टे तले हुए लघु गुणयुक्त तले हुए पदार्थ खाना, यहाँ पे तीक्ष्णाग्नि है, भस्म का अग्नि जैसी अग्नि है, और वहां पे बहुत ज्यादा गरम मसाले और ऐसी चीजें खाना जो जल्दी पच जाती है। इस वजह से विषम अग्नि है, कभी भूख लगती है कभी नहीं लगती है। ऐसे में रुक्ष, कड़वा, गरिष्ठ, ऐसी चीजों का खाना जो वायु को और प्रकोपित करता है, ऐसी चीजों को खाने से ये कुष्ठ व्याधि होता है। और कोई भी व्याधि एक दिन में नहीं होता है, इसका निरंतर बहुत सालों से सेवन किया जा रहा है, इसलिए त्वचा, रक्त, मांसलचिका को दूषित करता है। और भी मुझे विरुद्ध बताना है, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं इस टॉपिक पर। डॉक्टर हरीश बत्रा जी, डॉक्टर त्रिवेदी सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? त्वचा रोग, कीटिप कुष्ठ या शुद्र कुष्ठ पे कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए प्लीज सर। जी नमस्कार। प्रणाम सर। जी सर। सभी सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। आपने बहुत कुछ बता दिया, सारी बातें हम किटिप पे आजकल बात कर रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा किटिप का है। और स्किन डिजीज तो बहुतायत में, सब डेली प्रैक्टिस में जितने भी यहाँ प्रैक्टिशनर बैठे हैं वो देखते ही होंगे कि स्किन डिजीज बहुतायत में बढ़ रही है। हर तीसरे मरीज को स्किन डिजीज, और उसका एक ही कारण है। आचार्यों ने इतना श्रेष्ठ बताया, जो आपने बता भी दिया। मेरा टॉपिक था, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तो श्लोक मैंने बड़ा अच्छी तरीके से याद किया था। थोड़ी पुरानी बात हो गई। विरोधी अन्य पाना नी द्रव्य से गुरानिचा,
बचताम भागताम छर्दी वेगाश्यान प्रतिज्ञानात्। ये जो श्लोक है, इसमें सारी इटियोलॉजी स्किन डिजीज की छुपी हुई है। आपने इतने तरीके का विरुद्ध बनाया, एक संस्कार विरुद्ध भी है। हमें यही नहीं पता कि कौन से तेल में कौन सी सब्जी बनानी है। हमें संस्कारों तक इतना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन हमारे आचार्य देकर गए हैं, पर सब उस सिलेबस में ही नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है हमें क्या बनाना है, कब बनाना है, कौन सी ऋतु में खाना है, दिन में खाना है, दोपहर को खाना है, रात को खाना है, किसके साथ खाना है, नहीं खाना है, कब नहीं खाना है। वो कहता है कि जब आपको अजीर्ण है तब भी आप लगे हुए हो खाना खाने में। घर्म श्रम भयार्ताम द्रुतिम शीतम सेविनाम। धूप में हो, श्रम करके आए हो, भय से परेशान हो, और उसके बाद वो ठंडा पानी पीकर विश्राम कर रहे हो। आजकल यहाँ टेम्परेचर बहुत है, मैं यूपी में रहता हूँ, तो यूपी में तो आजकल 50, मेरे शहर में, मेरे गांव में 50 तक पहुंचा है टेम्परेचर। इस बार 49 प्लस था। और आने वाले लोग सीधे एसी में आते थे, सीधे एसी में आके सीधा ठंडा पानी पीना। ये सब क्या है? ये आचरण साहब हमने किसी को सिखाया ही नहीं। उसीलिए अब दिख क्या रहा है हमें? कुशना तंगम अंगानी व कुष्ठम। हर तीसरा आदमी कह रहा है खुजली रहती है, ये दाने हो गए हैं, ये निशान पड़ गया है। सोराइसिस से लेके एक्जिमा से लेके डेनिम के कपड़े पहन रहे हैं साहब हम, एसी में बैठते हैं हम 24 घंटे। हमने अपने गुर्दों पे इतना प्रेशर दे दिया, स्किन को काम ही नहीं करने दे रहे, कुछ भी विरुद्ध भोजन कर रहे हैं, कुछ भी खाते हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर साहब जो करेंगी, उसका नाम आप किसी तरीके से भी रख लो। हम उसे सोराइसिस कहते हैं, बड़ी सारी ऑटोइम्यून डिजीज में आता है ये, एलोपैथी के। वो भी एक बहुत बड़ी खिड़की है जिसमें बहुत सारी डिजीजें हमने डाली हुई हैं, और उसमें आता है। और आपने इस पे काफी कुछ बता दिया है। आगे हम इस पे बात करते रहेंगे और देखते भी रहेंगे। लेकिन साहब ये बिल्कुल सही बात है कि आचार्यों ने जैसा इसका लिखा है ना, श्यावम किण स्पर्शम परशम किटवम स्पतम, कितना सुंदर, बिल्कुल एकदम क्लियर कर दिया है कि आपको मंडल कुष्ठ, केटिव कुष्ठ, सिद्ध कुष्ठ में कैसे डिफरेंशिएट करना है। श्यावम ये पहला लक्षण है इसका। अगर वो गुलाबी नहीं है, अगर वो रेड नहीं है, अगर वो किनारे उसके लाल नहीं है और अंदर से सफेद नहीं है, और वो काला है, ड्राई है, और थोड़ा सा डार्क है, तो ये किटिव है। इतना उन्होंने क्लियर इसका किया है। इसकी और क्या क्या इटियोलॉजी हो सकती है, कैसे हम क्या कर सकते हो, सिर्फ यही नहीं है साहब। उन्होंने बड़ा सुंदर एक और बात भी कही है। विप्रान गुरु दर्शताम पापम कर्म चक्रवताम पातस्त्रयो दुष्टाताम मासम मम्बुचा दुष्यंती सा कुष्ठानाम सप्तको द्रव्य संग्रह है। दोष तो तीन ही है, लेकिन चार दूष्यों को संग्रह बनाकर ये 7 तरीके का जो कुष्ठ होता है। अतः, अतः मतलब कंक्लूडिंग है ये आचार्य का। अतः कुष्ठानि जायन्ते सप्त चैका दशवेच। 11 और 7, 18 तरीके का कुष्ठ, जिसमें 11 हमारे क्षुद्र कुष्ठ हैं और 7 हमारी कुष्ठों में जो आता है उसका। लेकिन सारों का कारण एक ही है, शुरुआत एक ही से होती है। नवान दधी मत्स्य तिलकान निवेशनम। नया अन्न आया हुआ है, दही के साथ खा रहे हैं। अभी आपने बताया ना किसी पेशेंट का कि वो दूध के साथ और नमक का भोजन करती थी। आपने किसी पेशेंट का बताया, तो बहुत अच्छा हाँ बता रहे हैं सर। इस जी। पे आगे आगे जैसे आएंगे बाकी लोग बोलेंगे, जो कुछ आएगा समझ में, उस पर बात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जी अवसर दिया मुझे। थैंक जी। यू। अभी कुछ देर पहले मेरे पास एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आई थी जो जी। पुणे में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में काम करती हैं। तो जी। वो अभी आई थी और वो उनको ने इतना खुजली आ रहा था, पूरा बॉडी में स्वेलिंग हुआ था। वो अपनी जी। मम्मी का दवाई लेने आई थी, तो उनके हम्म। पैरों में इतना सूजन और वो हम्म। खुजाई खुजली हुआ, और उनको शीत पित्त के इतने बड़े बड़े ददोरे ददोरे ऐसे चकते चकते आ गए। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि आप क्या खाती हैं क्या नहीं खाती हैं। तो पता चला कि दिन भर वो एसी में रहती हैं, और कार में भी एसी में घूमना, और उसके बाद में कभी कभी उनको धूप में भी आना पड़ता है। तो ये एक हेतु मिला। दूसरा, वो पानी इतना ज्यादा पीती है। मैंने पूछा कितना पानी पी लेती हैं दिन भर में, तो बोली हम्म। 10 लीटर। 10 लीटर पानी पीती ओ है। माय गुडनेस। तो पूरा पैर में स्वेलिंग है, पूरा शरीर में सूजन है। तो सर। वो बोली एक दवाई दे दीजिए मैं ठीक हो जाऊं। मैंने कहा ऐसा नहीं है, आपको पूरा हेतु बंद करना पड़ेगा। फिर मैंने कहा और क्या खाती है, तो बोली दही खाती हूँ मैं, मेरे को माइग्रेन। ऐसा चीज उल्टा उल्टा। तो यस यस।
अभी मैं वो अभी मेरे पास फिर आएंगी 2-3 दिन बाद, फिर मैं उनको ये सब चीजें बताऊंगा। पानी जी 10 लीटर कौन पीता है अभी, और वो भी एसी जी में रह के भी पानी पीना है, ये मैं कितना। अभी मैंने सर अभी बैंक गया था अभी एक हफ्ते पहले। जी सर। तो बैंक में जो मैनेजर एक महिला है हमारे यहाँ, तो जब मैं उनके रूम में गया तो वो टेम्परेचर 18 होगा शायद उनके कमरे का, जी और मैं यहाँ से गया था वो होगा 44-45 के करीब। तो मैं कमरे में घुस के बाहर निकल आया, तो नहीं ये डॉक्टर साहब बाहर कैसे चले गए, जरा बुलाना। तो मैंने कहा साहब पहले इसको 26 करिए आप। जी ये बाहर से आने वाले जितने भी कस्टमर आपसे मिलने आएंगे आप सबको बीमार करके भेजेंगी क्या। नंबर दो, जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा पार्ट है, बॉडी पार्ट है स्किन, जिसका सबसे बड़ा काम है आपके शरीर के वेस्टेज को, आपके शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, उसका तो काम आपने बंद करा दिया। और आपकी मेज पे कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ है, कोई ब्लैक कलर का कोल्ड ड्रिंक पी रही थी वो। आपने गुर्दों पे चौगुना काम बढ़ा दिया। कुछ जी दिनों बाद आप पानी भी बहुत पी रही हैं, बोतलें भरी रखी हैं। कुछ दिनों बाद जब इडीमा शुरू होगा, और जब पेडल इडीमा से शुरुआत होगी, अभी तो आप ये बहुत ही यंग हैं और 8 घंटे आप कुर्सी पे बैठती हैं। अस्य सुखम स्वप्न सुखम दधीनी, और पता नहीं दही वही भी खाती होंगी। तो आपने तो बहुत सारे कारण इकट्ठे कर लिए हैं बीमार होने के। मैं तीसरे दिन दोबारा उस काम से गया तो उनका एसी 24 डिग्री पे था। जी उसने कहा साहब ये कोई बताता ही नहीं है। तो मैंने उनसे कहा भैया ये शाम त्रिकलाम मत ज्ञान विहताम सदा, सत्यम व्यक्षन्ति ते कस्मादम सत्यम नीर नीरज स्तंभ। जो हमारे ऋषि महर्षि हुए हैं, जो बेचारे लिख कर देके गए हैं, बता के देके गए हैं, पल पल कण कण पग पग पर जिन्होंने आपको समझाया और बताया है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हम लोग बताते ही नहीं है। इसीलिए इस कदर बीमारी है साहब। तो बहुत अच्छा टॉपिक लाए हैं साहब आज, इस पर बहुत बात होनी चाहिए। स्किन डिजीज पर तो मैं कह रहा हूँ आपको बहुत सारी सीरीज चलानी चाहिए हाँ हर रोग के ऊपर। इस जी कदर स्किन डिजीज है, कम से कम मेरे एरिया में तो बहुत है साहब। मेरी बेटी इंटर्नशिप कर रही है कि यहाँ के उससे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, तो जी बता रही है हमारी डेली की ओपीडी में करीब करीब 60% लोग स्किन डिजीज के आते हैं। जी इनका कारण ही यही है, किसी को पता ही नहीं है ये हो क्यों रही है। ऊपर से लिखे जा रहे हैं वो एंटी एलर्जिक देंगे, अगर ज्यादा हो गया सोराइसिस का मजरी आ गया, शुरू कर दी स्टेरॉइड से। स्टेरॉइड से काम नहीं बन रहा, दुनिया भर की चीजें पकड़ाना शुरू कर देंगे उन्हें। स्टेरॉइड की क्रीम्स दे देंगे, विटामिन डी के सप्लीमेंट दे देंगे, रेटिनोइड के क्रीम्स दे देंगे, विटामिन ए के वो दुनिया मेडिकेटेड लोशंस हैं, शैम्पू है। एंथ्रेलिन देते हैं साहब, एंथ्रेलिन जो आपकी स्किन सेल का जो प्रोडक्शन है उसको थोड़ा सा स्लो कर दे, क्योंकि सोराइसिस है क्या, सोराइसिस से ओवर प्रोडक्शन ऑफ योर एपिडर्मल स्किन सेल्स। उसमें है क्या, 24, 28, 30 की जगह 3, 4 और 6 दिन में सेल्स बन के ऊपर पहुंच जाती है, जगह मिलती नहीं है, सेल से के ऊपर दूसरी चढ़ती है, दुनिया भर का टॉक्सिस बनता है। अब बात करेंगे सर, इस पर बात करेंगे, बहुत जी सारे लोग होंगे बोलने के लिए, मैं भी सुनता हूँ। हाँ। जी धन्यवाद। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, नहीं तो मैं अभी विरुद्ध पे और आगे बताता हूँ। कुछ लोग मात्रा विरुद्ध अन्न का सेवन करते हैं, जैसे पाचन शक्ति जितना है उससे ओवर ईटिंग किया जाता है। और ये आजकल बहुत बेकार चीज हो गया है कि जैसे पिज्जा आया तो लालच में इंसान बहुत ज्यादा खाता है, पिज्जा बर्गर जंक फूड अति प्रमाण में खाते हैं। और हमारे सर ये बताते हैं कि जैसे भेल होता है ना, भेल आप लोगों ने खाया होगा, तो वो मुरमुरा से बनता है। और एक होता है जो खील होता है जिसको हम लाहिया बोलते हैं मराठी में। तो लाही का वाला अगर भेल बनेंगे तो कोई नहीं खाएगा, लेकिन मुरमुरा का सब लोग खाते हैं। वो पेट में अपच करता है। आपने एक बार भेल खा लिया, कभी महाराष्ट्र में आके देखिए, उसका भेल खाते हैं तो पचता ही नहीं है, सुबह का खाया हुआ शाम तक पचता ही नहीं है। और वही अगर लाही का अगर आप खाएंगे तो वो तुरंत पच जाता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है। ऐसे ही हमें बहुत सारी चीजें मालूम नहीं है। तो मात्रा विरुद्ध, मधु और घृत भी कंटिन्यू अगर समान मात्रा में खाया जाए उससे भी व्याधियां होती हैं। इसी तरह से साथ में विरुद्ध, शरीर को जो साथ में नहीं है, शरीर को नुकसान कर रही है, तब भी वो खाया जा रहा है क्योंकि टेस्ट में अच्छा है। संस्कार विरुद्ध, जैसे फ्रिज में रख के कोई चीजों को और फिर गर्म करके खाना, फिर उसको फिर फ्रिज में रख देना फिर खाना। मेरे पास एक रशिया के पेशेंट आए थे, तो वो बोल रहे थे कि मतलब वो एनआरआई थे, इंडियन ही थे। वो बोल रहे थे कि डॉक्टर साहब हम इंडियन परंपरा इतनी अच्छी है कि यहाँ 3 टाइम खाना बनता है। रशिया में या यूरोपियन कंट्री में लोग खाना को ना एक बार ही बनाते हैं, कुछ लोग हफ्ते में एक बार बनाते हैं, कुछ लोग महीने में एक बार बनाते हैं। और वहां पे बाहर से खाना बनाने का बहुत ट्रेंड बढ़ गया है। मतलब लोग घर में नहीं खाना बनाते हैं, वो जैसे जोमेटो है, स्विगी है, वहां से खाना मंगा देते हैं। और वो बासी खाना रहता है, वो संस्कार विरुद्ध रहता है, उसको फिर गर्म करके खाना।
या फिर उष्ण पदार्थों को तुरंत शीतली करके, या कौन सा तेल में बना के खाते हैं, या फिर जो डब्बा बंद ऐसे टोमेटो सॉस वगैरह जो रहता है, ये सब संस्कार विरुद्ध है, शरीर को नुकसान करता है। उसी तरह से वीर्य विरुद्ध, जैसे शीत वीर्य पदार्थों को गर्म करके खाना, उष्ण वीर्य पदार्थों को मिक्स करके खाना, ये वीर्य विरुद्ध रहता है। इसी तरह से कोष्ठ विरुद्ध, जैसे कि अगर किसी का मृदु कोष्ठी है, उसको दूध पपीते का मिल्क शेक बना के पीना, या दूध और मूली ऐसी चीजें देना, जो कोष्ठ विरुद्ध है ना। मृदु कोष्ठी को हमें, क्रूर कोष्ठी को बहुत ज्यादा चना देना, एक तो पहले ही उसका पेट साफ नहीं हो रहा है और ऊपर से चना या फिर ऐसे स्प्राउटेड चीजें दे रहे हैं, ये होता है कोष्ठ विरुद्ध, इससे भी बीमारियां होती हैं। इसी तरह से अवस्था विरुद्ध, मतलब क्या है कि अगर किसी ने बहुत जिम में जाके बहुत सारा वर्कआउट किया, या किसी ने मैथुन किया, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज किया, और थकावट करने के लेने के बाद थकावट हो गई उसको बॉडी में, और ठंडे पानी से नहा लिया, और ठंडे पानी से नहाने के बाद वो रुक्ष चीजें, स्प्राउटेड चीजें खा रहे हैं, ठंडा आइसक्रीम खा रहे हैं, और ऐसे आहार का सेवन कर रहे हैं, फिर दिन में सो जा रहे हैं, दिन भर सो जा रहे हैं, अति निद्रा, ये भी बहुत दुखदाई रहता है। फिर दूध, खीर, आइसक्रीम, फिर खोआ, इनके जो कफ प्रकोपक आहार है उसका सेवन कर रहे हैं, कभी वात प्रकोपक, कभी कफ प्रकोपक, ऐसे आहार का सेवन रोज हो रहा है, रोज हो रहा है, तो ये स्किन को खराब करता है। इस तरह से क्रम विरुद्ध, इसका मतलब है कि जैसे आयुर्वेद में बताया, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थम आयुषा शरीर चिंता निवृत्त्या कृत शौच विधिस्तता, मतलब पहले ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए आयु की रक्षा करने के लिए, फिर कृत शौच विधिस्तता, शरीर चिंता निवृत्त्या, शरीर की चिंता छोड़ के पहले शौच करना चाहिए, ये लोग कोई नहीं करता है। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि मल मूत्र का निष्क्रमण होना चाहिए, लोग सोते ही हैं 2-3 बजे तक, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह देखते रहते हैं, लेट सोना लेट उठना। वो वड़ा पाव गर्ल का बहुत फेमस हो गया है, वो बहुत ज्यादा वो वड़ा पाव बेच रही है, उसका रील्स देखते रहेंगे, जरूरत है क्या वो सब देखने का, या फिर कोई भी कुछ ऐसे लड़की का देखते रहेंगे, जरूरत नहीं है, तब भी उसमें 1 घंटा 2 घंटा रील्स देखने में चला जाता है, फिर नींद पूरी नहीं होती और लेट उठते हैं। उसी तरह से मल मूत्र का वेग आया है, लेकिन टाइम नहीं है जाके करके आए, क्योंकि रील्स में बिजी है, फोन के उसमें बिजी है, चैटिंग में बिजी है, वो फिर वो टूट जाएगा, वो लिंक टूट जाएगा, इसलिए मल मूत्र का वेग को रोक के रख रहे हैं। और कभी कभी तो मल मूत्र का वेग रोक के और खाना भी खा लेते हैं, मल मूत्र का वेग रोक के मैथुन भी कर लेते हैं, मल मूत्र का वेग रोक के ट्रैवलिंग भी कर लेते हैं, या फिर वो मतलब कुछ भी उल्टा पुल्टा, जिम में काम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन मल मूत्र का वेग को रोक रहे हैं। ये सारी चीजें होती हैं, ये क्रम विरुद्ध रहती हैं। इसी तरह से ये होता है उपचार विरुद्ध, आइसक्रीम खाने के बाद कॉफी पीना, फिर कॉफी पी के फिर आइसक्रीम खाना, या फिर घृत सेवन के बाद ठंडा पानी पी लेना, ये उपचार विरुद्ध रहता है, ये सारी चीजें नहीं करना चाहिए। इसी तरह से पाक विरुद्ध, परंपरागत विधियों से जो खाना बनाया जाता था पहले, मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता था, चूल्हे पे बनाया जाता था, वो सबसे अच्छा श्रेष्ठ रहता था। आजकल जो बनाया जाता है खाना, वो एकदम विकृत है, पाक विरुद्ध है, जो बर्तन में नहीं बनाना चाहिए उसमें बना के प्लास्टिक में रख दिया जाता है, ये सब पाक विरुद्ध है। और भी बहुत सारे ऐसे बर्तन हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन उसका सेवन हो रहा है। उसी तरह से संयोग विरुद्ध जो हुआ कि दूध के साथ दही और खट्टी चीजें खाना, नमकीन और तीखे पदार्थों को दूध के साथ खाना, ये संयोग विरुद्ध है। फिर उसके बाद में विधि विरुद्ध, पहले के समय में निश्चित स्थान पर बैठकर भोजन किया जाता था, अब आजकल कैसे है, लोग पार्टी में शादी ब्याह में जा रहे हैं, खड़े होके खाना खाते हैं, बैठने के लिए नहीं, खड़े होके हाथ में लेके और खा रहे हैं, ये होता है विधि विरुद्ध, और इससे बीमारियां होती हैं। पानी का बोतल है, एक बार मुंह में लगाते हैं, गट 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 पूरा पी लेते हैं, ये होता है विधि विरुद्ध, ग्लास से पानी थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए, लेकिन ये कोई बताने वाला ही नहीं है, आजकल की दुनिया इन सब में ध्यान नहीं देगी, बाकी चीजों के लिए बहुत टाइम है। उसी तरह से व्यापक विरुद्ध होता है, जैसे कि किसी फल को अ, पकने के लिए टाइम नहीं दिया जाता है, फल को पकाने के लिए कृत्रिम रूप से इंजेक्शन देना और सब्जियों को पकाने के लिए देना, ये होता है व्यापक विरुद्ध। कभी कभी सब्जियां फल सड़ जाते हैं, गल जाते हैं होटल्स में, और उसका ही बना के और दे दिया जाता है, ये भी होता है व्यापक विरुद्ध। इसी तरह से अभी मैंने तो जितना बताना था ये सब बता दिया, आप लोग को कुछ और बताना है तो बता सकते हैं। अब हम किटिव कुष्ठ पे आते हैं, ये तो हेतु सेवन हो रहा है, रक्त त्वचा रक्त मांस लस्सी का, इनकी दुष्टि की जा रही है।
और क्या है, बदला हुआ हवामान जो है, अभी गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, दूषित हवाएं बह रही हैं, रोजमर्रा मर्रा की रोजमर्रा रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव आ गए, मनोदैन्य आ गए, मतलब फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गए। पहले लोग क्या करते थे कि दोस्तों के साथ बैठ के और गप्पे मारते थे, आजकल वो टाइम नहीं है लोगों के पास। व्हाट्सएप पे चैटिंग करेंगे, किसी ने कुछ बोल दिया तो वो मन में लगा देंगे, या फिर हमको लोग अटेंशन नहीं दे रहे, अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम बहुत बढ़ रहा है, हमको लोग अटेंशन दे, इसलिए कोई रील्स बना रहे, कोई वीडियो बना रहे, कोई कुछ बना, अटेंशन चाहिए सबको। अगर वो नहीं मिल पाता है तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आता है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, तो इंसान मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से विकृत हो रहा है। तो इसके वजह से ये त्वचा रोग होता है, और त्वचा रोग में मन की विकृति को भी समझना चाहिए। मन अगर बिगड़ेगा तो ग्रहणी दृष्टि होगी, ग्रहणी दृष्टि होगी तो रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, शुक्र धातु, सारे धातु की विकृति हो जाती है। तो ऐसे हमारे पास पेशेंट आते हैं, त्वचा फट रही है, गाजर की तरह होता है, या फिर श्याव रंग का हो रहा है, किर्ण खर स्पर्शी परुषम ये सब हो रहा है, तो उसमें त्वचा ऐसे फट के गिरती भी है, फिर से नई त्वचा आती है और ओवर प्रोडक्शन होता है। इसके लिए चिकित्सा में बहुत सारी दवाइयां हैं, जैसे सारिवा चूर्ण, नीम चूर्ण, वंग, त्रिवंग भस्म, यष्टि मधु चूर्ण, आरोग्य वर्धनी वटी, सूक्ष्म त्रिफला, ये सब देते हैं। अपनों जी करें फिर जी। आप लोग को कोई चिकित्सा बताना है तो बताइए, तब मैं फिर बोलूंगा। जागीर सिंह जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? नो सर। हाँ, तो आप सोरियासिस पे कुछ बोलेंगे, नहीं तो मैं बताऊंगा, मुझे लगा आप कुछ बोलना चाहते हैं। अब ये जो किटिव कुष्ठ है, इसमें शोधन चिकित्सा सबसे अच्छा रहता है, और निदान परिवर्जन, संक्षेपता क्रिया को निदान परिवर्जनम। पहले तो हमें हेतु निकालना है, पेशेंट को बिठा के, उनको मालूम नहीं है कोई भी पेशेंट को, वो इनोसेंट लोग रहते हैं, उनको नहीं मालूम है, हमें समझाना है आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट, और उसके बाद में उनका वो चीजें बंद करानी है, क्योंकि मिथ्या आहार विहार करने से व्याधि होती है, ये हमें उनको समझाना है कि आपके स्किन को ये ऐसे करने से खराब हो रहा है। फिर शोधन चिकित्सा सबसे अच्छा रहता है, तो वमन कराना सबसे अच्छा रहता है। अगर कफ जैसे कंडू वगैरह ज्यादा है तो वमन कराएं, पित्त जैसे सिम्टम है, दाह वगैरह है तो विरेचन कराएं, रक्त मोक्षण कराएं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। रक्त मोक्षण जो रहता है, रोगी का बल, रोग का बल, व्याधि बल, अवस्था, रक्त कितना है उस हिसाब से रक्त मोक्षण करना चाहिए। फिर उसके बाद में बहुत ज्यादा खर स्पर्शता है, परुषता है, रुक्षता है, तो उसमें सिद्ध स्नेह, घृतपान वगैरह कराना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे कुष्ठग्न गण के तेल लगाने के लिए दें, कूटज और नारियल तेल सिद्ध करके लगाने के लिए दें, या फिर इसमें हल्दी और आम्र हरिद्रा, दारू हरिद्रा, चंदन, और ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं, यष्टि मधु, इन सब के सिद्ध तेल लगाने के लिए दें। कृमि का भी विचार करें कि पेट में कीड़े तो नहीं है, इसलिए कृमि बाकुची तेल ऊपर से लगाने के लिए, और इंटरनल कृमि कुठार रस, कृमि मुद्गर रस, और विरेचन कराएं, और आश्यापकर्ष, निदान परिवर्जन, प्रकृति विघात, ये जो चिकित्सा है कृमि की चिकित्सा, वो भी करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कृमि स्किन पे आ जाते हैं, वो भी नुकसान करते हैं, पेट में भी कृमि रहते हैं। इसी तरह से इसमें विडंगा रिष्ट बहुत अच्छा काम करता है। कभी कभी कृमिघ्न तेल जैसे नीम का तेल, करंज का तेल, इनका बस्ती देना पड़ता है, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से अगर बहुत ज्यादा बढ़ गए तो मुस्तादी यापन बस्ती देते हैं, रस माणिक्य देते हैं, गंधक रसायन, आरोग्य वर्धनी वटी, ऐसे बहुत सारे द्रव्य देते हैं, मैं और बताऊंगा। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, फिर मैं और कुछ बताता हूँ। डॉक्टर हरीश बत्रा जी, डॉक्टर त्रिवेदी सर, आप कुछ चिकित्सा पे बताना चाहेंगे? जी सर। जी सर। अगर हम केटिव को, मतलब ये एटोपिक डर्मेटाइटिस, सोरियासिस और ड्राई एक्जिमा, ये रोज की प्रैक्टिस में इतना कंफ्यूजिंग है, और लोगों को इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन उसे ठीक से समझने के लिए, जैसे सोरियासिस है तो जो ग्रीक वर्ड है स्पोरा, जिसका मतलब है खुजली, वहां से इसकी शुरुआत होती है। किटिप को हम इसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं, काई से एरिथीमिया, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्केलिंग एंड इचिंग, ये 3-4 चीजें हैं जो काफी हद तक किटिप के साथ इसकी साम्यता है, जिसको हमारे यहाँ श्याप बोला भी गया है उस तरीके से। अच्छा, अगर इसके साथ साथ अगर हमें सोरियासिस पे जाना है, वो अगले, जब आप बताएंगे तब सोरियासिस पे बात करेंगे। अभी चिकित्सा की आपने बात की थी,
सर इस पे स्किन डिजीज पे ना मेरे फादर को उत्तर प्रदेश सरकार ने सम्मानित किया था। उन्होंने 63 वर्ष चिकित्सा की और उन्होंने स्किन पे बहुत सारा काम किया। मेरी फैमिली में बहुत काम होता है इसके स्किन पे। इसमें कई चीजें बहुत अच्छा काम कर दी है। ये कफवात प्रधान है, वात कफ प्रधान व्याधि है किटिव। अगर इसमें कफ किसी का प्रधान है तो हम क्या कराएंगे? वमन कर्म और एक कषाय धारा, सर्वांग कषाय धारा। ये दो चीजें ही लगभग 50% या उससे ज्यादा का लाभ देती हैं। अगर हमें उसके बाद भी दिखता है कि यार ये तो वात प्रधान भी है और कफ प्रधान भी, अगर वात प्रधान है तो वस्तीकर्म करा दें। वस्तीकर्म के लिए हम इसमें महातिक्त घृत ले सकते हैं, उसको दिलवा सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा चिकित्सा में जो शुरुआत हमें करनी होती है, 3 दिन तो हम दीपन पाचन चित्रकादि वट्टी से, फिर अगले 7 दिन यानी 4 दिन स्नेहन पंचतिक्त घृत से पेया के साथ। पहले दिन 20 ml, दूसरे दिन 40 ml, तीसरे दिन 60 ml, चौथे दिन 80 ml। 8वें और 9वें दिन अभ्यंग सर्वांग शरीर का महामृचादि तेल के साथ। एक हमारा अपना तेल है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ अपनी चीजों की बात नहीं कर सकते। उसके साथ साथ नाड़ी स्वेद। और साहब कमाल का काम करने वाली 2 चीजें हैं, अर्क और बांस के पत्ते। अर्क के पत्ते, अर्क मतलब मदार, मदार के पत्ते, बांस के पत्ते, इनको कूट लें और इनका गौमूत्र में एक गौमूत्र में इसका लेपन करके और उसका नाड़ी स्वेद कराएं आप। 10वें दिन भी सर्वांगम में नाड़ी स्वेद और 10वें दिन विरेचन दे दें तीव्रत लेह से। 30 ml के करीब पिया के साथ दे सकते हैं। 12 से 15 वेग आते हैं, क्लीन हो जाता है बंदा, ट्रीटमेंट के लायक हो जाता है और उसके बाद फिर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। अगर कफ प्रधान है तो आरोग्यवादी क्वाथ निम्बादी कषाय इसके साथ, और अगर वात प्रधान है तो पटेलादि कथात और गुग्गुल तिक्त कषाय के साथ। महातिक्त घृत दे सकते हैं अगर वात प्रधान है तो। कफ प्रधान है तो कैशोर गुग्गुल और आरोग्यवर्धनी दे सकते हैं। इस तरीके से हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा था कि उसे स्ट्रेस बहुत होता है। सोरियासिस वाले मरीज को बहुत चिंता होती है, तो जटामांसी चूर्ण के साथ, और हम इसके साथ क्या क्या दे सकते हैं, उसमें दुनिया भर की चीजें हैं जिसमें हम क्या क्या दे सकते हैं, वो सारी चीजें। अब किसी को हमें इसमें स्वर्ण भस्म देनी है, किसी को वातकुलांतक देना है, किसी को स्मृति सागर देना है, किसी को ब्राह्मी वटी देनी है, या कैसे करना है। लेकिन जो सबसे निरापद औषधि है वो जटामांसी चूर्ण 3 ग्राम तक की मात्रा में 2 डिवाइडेड डोज में देने से, और शिरोधारा अगर हम ये करा रहे हैं तो एक बड़ी कंप्लीट से एक चिकित्सा का एक मामला बनता है, जो इनिशियल स्टेज में हम किसी भी सोराइसिस के पेशेंट को कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ये बात करेंगे कि उनकी कैसे पर्सनल हिस्ट्री ली जानी है, कैसे पास हिस्ट्री ली जानी है, कैसे फैमिली हिस्ट्री ली जानी है, जनरल एग्जामिनेशन इसमें क्या क्या करना है पेशेंट का, संप्राप्ति इसमें किस तरीके से है, और मानस उसकी स्थिति क्या है, मेद की स्थिति क्या है, अधिष्ठान क्या है। सारी चीजों पे जब हम बात करेंगे तो एक बड़ी सुंदर सी चिकित्सा की व्यवस्था निकल के आती है, जिसपे शने शने आप बताएंगे। कुछ जो मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत मैं शेयर करूंगा, बाकी सब लोग करेंगे, उसे सुनते हैं जी। थैंक यू। अभी मैं न, आप कर ये बहुत अच्छा बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, लेकिन मैं बहुत सारी दवाइयां बता रहा हूँ जो इस पे काम आ सकती हैं। जैसे कि खदीर का प्रयोग करें, हरितकी का प्रयोग करें, आंवला का प्रयोग करें, हल्दी का प्रयोग करें, फिर सप्तपर्णी का प्रयोग करें, आरगवद, करवीर, विडंग, जाति, फिर प्रवाल, नीम, बाकुची, चक्रमर्द जो होता है बहुत ही अच्छा स्किन पे काम करता है। चक्रमर्द का तेल भी बताया अपने चरक संहिता में। फिर भल्लातक का प्रयोग जहाँ कफ की संप्राप्ति है, भल्लातक, मंजिष्ठा, करंज, दारू हरिद्रा, पटोल, कुटज, तुत्थ, चित्रक, गुंजा, पाठा, तुवरक, 4 मोगरा तेल जो रहता है, 4 मोगरा तेल, तुवरक तेल, वो लगाने से फायदा होता है। फिर पलाश, शिलाजित, रसांजन, मनशिला, तुलसी, इसका प्रयोग करते हैं। उसी तरह से रस माणिक के रस देते हैं 125 mgm अगर ड्राई लीजन है तो। फिर व्याधि हरण रसायन देते हैं 125 mgm 3 बार, जहाँ पे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स चले जाते हैं, सोरियाटिक अर्थराइटिस या न्यूरोलॉजिकल वो जा रहे हैं, नर्व पे जा रहे हैं, अर्थराइटिस भी और संधियों में भी जा रहे हैं, नर्व पे भी जा रहे हैं, तो व्याधि हरण रसायन देते हैं। मल्ल सिंदूर कब देते हैं? 65 mgm दिन में 3 बार, जब बहुत ज्यादा दुष्ट और पुए आ रहे हैं, पस भी आ रहा है और दुष्ट है, बहुत खराब है, हील नहीं हो रहा है, मल्ल सिंदूर देते हैं। जब यहाँ पे पानी जैसा आ रहा है और एलर्जी जैसा है कंडीशन, तो समीर पन्नग रस 65 mgm दिन में 3 बार देते हैं।
इसी तरह से मेद धातु का अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट है तो शिला सिंदूर एक एक रत्ती दिन में 3 बार देते हैं, 125 mgm दिन में 3 बार। इसी तरह से बहुत ज्यादा खुजली आ रही है तो ताल सिंदूर 65 mgm दिन में 3 बार देते हैं। अगर इसमें बहुत ड्राई स्किन लीजन है और इचिंग हो रही है तो तालकेश्वर रस बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से कुछ कुछ में आरोग्यवर्धिनी बट्टी और गंधक रसायन देने से फायदा होता है। आरोग्यवर्धिनी बट्टी तब देते हैं जब पेट खराब है, ग्रहणी कला दूषित है और ये क्रॉनिक है बहुत ज्यादा और यहाँ पे इन्फेक्शन भी है, ऐसे में आरोग्यवर्धिनी बट्टी 250 mgm को दिन में 3 बार देते हैं। गंधक रसायन में व्रण है और उसमें पस आ रहा है तो गंधक रसायन देने से फायदा होता है। कभी कभी ड्राइनेस बहुत ज्यादा है तो महातिक्तघृत 15-15 ml अगर खाने के साथ दें या व्यान और उदान काल में दें तो बहुत अच्छा काम करता है। और पंचतिक्तघृत, महातिक्तघृत, पंचतिक्तघृत और महाखदिरादिघृत ये देने से, घृत देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कभी कभी रक्त की शुद्धि करना भी बहुत जरूरी है तो रक्त शोधक द्रव्य देते हैं। इसी तरह से अगर इसमें महामंजिष्टादि क्वाथ दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अमृतोत्तरम कषायम जो गुडुची से बना है वो देने से फायदा होता है, रक्त को भी शुद्ध करता है और इन्फ्लेमेशन को कम करता है, अमृतोत्तरम कषायम। फिर पंचनिम्ब कषायम देते हैं, गुडुची का क्वाथ देते हैं, लघु मंजिष्टादि क्वाथ देते हैं, महातिक्ता कषाय देते हैं, मधवासव देते हैं। ऐसे बहुत सारे, हमारा पूरा चरक संहिता बताइए इतने सारे द्रव्य हैं। और रसकल्प रस शास्त्र तो बाद में डेवलप हुआ। महामंजिष्टादि अरिष्ट है, महामंजिष्टादि अरिष्ट देने से फायदा होता है। खदिरारिष्ट, सारिवाद्यासव, कुमारियासव, कनक बिंदवासव देने से फायदा होता है। इसी तरह से इसमें योगराज गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल, कांचनार गुग्गुल, अमृतादि गुग्गुल, रस गुग्गुल ये देने, निम्बादि चूर्ण, पंच निम्बादि चूर्ण, गंध तेलम बहुत अच्छा फायदा। वहां पे लगाने के लिए गंधक द्रुति का भी प्रयोग करने से फायदा होता है। तुवरक तेलम करते हैं। फिर गंधक लेप करते हैं जहाँ पे ड्राइनेस बहुत ज्यादा है। फिर यहाँ पे चर्म रोग नाशक तेलम अलग अलग कंटेंस करके सिद्धार्थक स्नान भी बताया है चरक संहिता में, वो करते हैं। फिर करंज तेल तो हर क्रॉनिक कंडीशन में देते हैं। महामरीच्यादि तेल जहाँ पे इचिंग बहुत ज्यादा होता है, महामरीच्यादि तेल देते हैं। नीम तेल देते हैं जहाँ इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, कंडू है बहुत ज्यादा। इसी तरह से स्वर्ण माक्षिक तेल जो वुंड का हीलिंग बहुत जरूरी है और रक्त का प्रसादन करना जरूरी है, स्वर्ण माक्षिक तेलम तेल सिद्ध करके वो देते हैं। कर विरादि तेलम देते हैं जब बहुत ज्यादा गलित कुष्ठ जैसा ये कंडीशन आ जाती है। और इसमें चक्रमर्द का चूर्ण है, उसका जो चक्रमर्द के मूल का चूर्ण है दिन में 3 बार देते हैं घी के साथ, बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर उसके बाद में नीम पत्र चूर्ण त्रिकटु के साथ देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। कृमि के लिए नीम, अर्क और सप्तपर्णी बहुत अच्छा, पलाश बीज ये बहुत अच्छा काम करता है। आप लोग भी और कुछ बोलिए, आप लोग को कुछ कहना है तो। मैंने ये कॉमन कॉमन दवाइयां बताई, हर पेशेंट अलग होता है इसलिए हमें निदान अच्छे से करके अंशांश कल्पना से देख के फिर और दवाई देना चाहिए। डॉक्टर मनीषा मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी? सोरियासिस के पेशेंट में आपने कैसे ठीक किया? या अनुरिता मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ मनीषा गुड मैम। इवनिंग सर। हाँ जी बोलिए अनुरिता मैम। बहुत क्लासिक केसेस बताए सर, और आपने जो बताया सर, अभी फिलहाल देयर इज वेरी मच रिकरेंस ऑफ स्किन इश्यूज, स्किन प्रॉब्लम्स एंड इवन स्किन कैंसर्स। ये परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जो आज के हेतु है उसके हिसाब से हर एक की संप्राप्ति घटित जो भी है, लेकिन वहां पे आपने जो बताया जैसे रक्तपुष्टि, उसके बाद में माउस क्लेदता जो भी उसकी अंशांश कल्पना है, उसके हिसाब से अगर आप योग और तेल, लेकिन शुद्धि बहुत ज्यादा जरूरी है। हेतु का सेवन जो है वो स्ट्रिक्टली अगर बंद होता है तो आपको सोरियासिस में भी नॉन रिकरेंस दिखता है, हीलिंग अच्छा दिखता है, साध्यत्व दिखता है। लेकिन द थिंग इज आपका संप्राप्ति आपने सही से लगाना चाहिए। और दूसरा चीज, जहाँ कहीं पे भी कंडू है, जहाँ मतलब इन शॉर्ट आपको तिक्त रसात्मक कहाँ पे यूज करना है, और आपको अगर क्लेश जन्य संप्राप्ति है तो कटु रसात्मक कहाँ पे यूज करना है, ये चीज का ध्यान अगर आ जाता है। नहीं तो कई बार क्या रहता है कि जैसे अभी गोमूत्र अच्छा रहता है, लेकिन कौन सा गोमूत्र, वो गोमूत्र किस तरीके से एक्ट करता है, और क्षारीय कल्पना जो अगर हमें कोई भी देनी, जैसे गोमूत्र एक क्षारीय है तो वो यूज करते हैं अपने। क्योंकि लोग क्या करते हैं, नॉलेज बिना लेके, बिना हिस्ट्री लेके, बस ठीक है ये स्किन के लिए बताया और अच्छा है। तो आपने बहुत अच्छा किया सर।
और जब भी स्किन डिसीज हील होने लगता है या हील हो जाता है, नई स्किन आती है, तो उसके बाद में अपनर्व चिकित्सा करके उसको हमेशा मतलब अगर क्लेश जन्य है तो वमन, नहीं तो विरेचन, ये चीज अगर उसको रिपीटेडली, भले उसका स्किन का इचिंग वगैरह सोरियासिस चला जाए, लेकिन उसको शुद्धिकरण जो एवरी 3 मंथ्स, एवरी 6 मंथ जो हमारे यहाँ पे आता है, तो बहुत अच्छे से रिजल्ट आते हैं सर, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मैं सबसे पहले सोप बंद कर देती हूँ सर, क्योंकि सोप के अंदर जो मार्केट के सारी सोडियम लॉरेल सल्फेट वगैरह सारी चीजें, अपना त्रिफला क्वार धावन, देन निर्गुड़ी अगर मिलता है तो निर्गुड़ी, नहीं तो करंजपत्र हमारे एरिया में बहुत इजीली मिल जाता है, तो करंजपत्र का धावन ये बहुत अच्छी चीज है। नहीं कुछ मिले तो आप कम से कम त्रिफला जो है उससे अगर क्लीन करके फिर उसके बाद में, और मुझे शोधन तेल, रोपण तेल ऐड करना था, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका। करंज तेल तो यूज करती हूँ मैं, लेकिन अगर आपका कोई भी सपोरेटिव सोरियाटिक अगर चीज है तो वहां पे आपका शोधन तेल से पहले शुद्धि, जब तक पस नहीं निकलता है तब तक शोधन तेल से आप ये करिए, और जैसे पस बंद हो जाता है, पेन कम हो जाता है, तो उसके बाद में रोपण तेल का आप अगर उस एरिया में पिचू है, लेपन है, या फिर अभ्यंग है, ये चीज करते हैं, लगा के रखते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो बहुत अच्छा चीज मेन स्ट्रिक्टली जो मतलब हमारे खान पान में से सबसे पहले मैदा, शक्कर और अभिसंधित कोई भी पदार्थ है उसको स्ट्रिक्टली बंद कर देना चाहिए। लोग क्या करते हैं, नॉन वेज ईटिंग चालू रखते हैं, लेट नाइट जागरण चालू रखते हैं, वो जो दही के मतलब दही नहीं खाना, लेकिन रायता खाना खाने के साथ में रायता, ये छोटे छोटे भले फैक्टर लगते हो, लेकिन ये स्किन डिसीज में बहुत इम्पोर्टेंट करते हैं सर। और आजकल का जो सन एलर्जी, देन सेंसिटिवनेस स्किन, या फिर सोरियाटिक के साथ में छोटे छोटे बच्चों को भी जो प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस इसमें रक्त दृष्टि का सबसे पहले ये करके जो रस्थानिक दृष्टि है, तो रक्त मोक्षण भी बहुत अच्छा काम करता है। मैं अगर कोई पैच है और वो पैच बढ़ रहा है, या फिर उस पैच पे रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मैं इवन उसके आजू बाजू सीरा वेदन भी कर देती हूँ। दुष्ट रक्त जितना जल्दी आप वहाँ का ये कर लेते हैं लोकली, उतना लोकल रिजल्ट मिलता है। और आंतरिक जो भी आप हेतु बन करके आपने जो योग बताया, मैं महामंजिष्ठादि घन और हरिद्रा घन इसका भी यूज आजकल करती हूँ, खास करके जो डायबिटिक पेशेंट में कोई अगर ऐसे स्किन डिसीज पाया जाता है, तो वहाँ पे क्लेट जन्य संप्राप्ति आपको गुरुची, पुनर्नमा, हमें आरोग्यवर्धन, उनका यूज एडेड इसमें करना चाहिए। जी, मैं कुछ और हेतु ऐड करना चाहता हूँ कि जी जैसे असात्म भोजन का सेवन बहुत ज्यादा करना, शरीर को साथ में नहीं है। अभी मुंबई का आप लाइफस्टाइल देखेंगे तो लोग ना, टाइम नहीं है खाने को, खाना बनाने को, बिल्कुल तो बिल्कुल। वड़ा पाव एक ही तेल में बना हुआ वड़ा पाव खा लेते हैं और काम पे जाते हैं। तो असात्म भोजन है, वो आलू भी अच्छे से छिला हुआ नहीं है, वो कैसे भी बनाया जाता है और गंदा आलू रहता है उसका वड़ा पाव बना के। उसी तरह से बहुत गुरु पदार्थ खाना, बहुत पानी वाले लिक्विड वाले चीजें ज्यादा लेना, या फिर उल्टी का वेग आ रहा है और उसको रोक देना एंटी एमेटिक ड्रग से, या बहुत हैवी एक्सरसाइज करना जिम में जाके, या धूप में बहुत ज्यादा घूमना, या फिर ठंडा पानी पीना। अगर बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सर्शन हुआ है या डर लग रहा है तो बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीना, ठंडा पानी पीना। और जितना पेप्सी, कोका कोला, ये सब थम्स अप, ये सब आ गया है ना गर्मी के दिन में, जो सब जहर है, लोग जहर को पी रहे हैं जानबूझ के, स्किन खराब कर रहे हैं। इसी तरह से पंचकर्म तो अच्छे से नहीं होना, ये भी एक कारण होता है। और बहुत ज्यादा दही खाना, मछली खाना, नमक वाला वेपर्स और कुरकुरे, चिप्स, ये बहुत ज्यादा खाना, खट्टी चीजें, टोमेटो सॉस, अचार और ये चिली सॉस वगैरह बहुत ज्यादा खाना, मूली बहुत खाना, तिल का सेवन ज्यादा करना, और मॉल्टेड सब्सटेंस जैसे बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स। लोगों को मालूम नहीं कि हॉर्लिक्स खाने से कितना दुष्परिणाम होता है, या बॉर्नविटा खाने से कितना शरीर को नुकसान होता है, उसमें प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, ये देख के खिलाया जाता है, लेकिन वो अग्निबंध करता है और विरुद्ध चीज है। और गुड़, नया गुड़ खाना, भैंस का दूध बहुत ज्यादा लेना। उसी तरह से अनकुक्ड फूड, अजीर्ण के कंडीशन में जो पकाया नहीं है, कच्चा खाना, यह भी कुष्ठ रोग का कारण होता है। दिन में सोना, और एक और जो हमारे धर्म शास्त्रों के हिसाब से बड़े बूढ़े लोगों को इंसल्ट करना, जो जेंटलमैन, नोबल और बड़े लोग हैं, पूजनीय लोग हैं, उनका इंसल्ट कर, क्योंकि लोग ना दादा को रिस्पेक्ट। और आप लोगों ने कभी भी देखा होगा मुस्लिम लोग में कभी वृद्धाश्रम में माता पिता को नहीं छोड़ते हैं। हमारे हिंदू लोग में ये अलग हो गया है कि लोग ना, माता पिता बूढ़े हो गए, वृद्धाश्रम में रख दो। मतलब अपने अपने संस्कार वैसे हैं कि ऐसे किया जाता है। मुस्लिम लोग कभी नहीं रखते हैं वृद्धाश्रम में।
दूसरा क्या है कि धर्मशास्त्रों के हिसाब से बहुत सारे पाप करना, जो बोला है ये मत करो वो मत करो, लेकिन उसको फॉलो ना करके पाप करना। दूसरा क्या है, सुश्रुत में बोला है कि औपसर्गिक रोग, जैसे कि स्पर्श करना, फिर साथ में रहना, सांस पास पास होना, ये सब औपसर्गिक रोग में आता है। फिर एक बेड पे सोना, एक के कपड़े यूज करना, ऐसे बहुत सारे, रुमाल यूज करना, टॉवेल यूज करना, एक को हुआ है तो वो दूसरे को भी फैलता है। ये सब के वजह से ये किडिप पुष्ट हो जाता है। आप लोग कुछ और बताना चाहें बता सकते हैं। हाँ, डॉक्टर मनीषा मैडम जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं। सर, हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम सर। सर बहुत अच्छा सीखा, और अभी मैं और अभी खाना आगे सर थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आइए मैडम जी, और आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क एरिया हाँ में। जी सर, नहीं, किसी को सुनाई दे रहा है क्या? ना प्रॉब्लम है। हेलो। हाँ जी, बोलिए मैम। हाँ जी, अभी आए। अभी आ रहे हैं, हाँ बताइए। हेलो। हाँ जी हाँ जी मैम। सर, मेरे बाहर आना पड़ा। हाँ हाँ बताइए। जी सर, जी सर। ये बहुत ही अभी समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और खान पान, आहार विहार, पॉल्यूशन इसकी वजह तो है ही, कुछ अनुवांशिक भी है। और दूसरी बात है कि जैसे पेशेंट को हम ट्रीटमेंट भी देते हैं, तो वो पूरी तरह से उसका पथ्य पालन करे, तब कहीं जाकर के ठीक हो पाता है। नहीं, कभी कभी पेशेंट का उपचार करने के बाद, कंप्लीटली ठीक होने के बाद, 1-2 साल के बाद फिर वो रिकरेंट होता है। तो कहीं ना कहीं उसमें अभिसंधि पदार्थ खाया हुआ है, या पथ्य का पालन नहीं किया है। और इसमें स्ट्रिक्टली हमको फॉलो करना ही पड़ता है, क्योंकि वात और कफ की इसमें ज्यादा संप्राप्ति रहती है। अब जैसे अभी आपने बताया था सोरियो आर्थराइटिस का सर, वो बहुत बहुत पेनिक भी होता है, और समय भी लगता है। तो उसमें हमारा यही सबसे अच्छा कार्य करता है कि विरेचन करके, और उसका वमन विरेचन करा के, शोधन करा के जब हम उपचार देते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है, और बहुत फास्ट मिलता है। साथ में कुछ, जैसे आपने औषधियां बहुत विशेष तौर पे सब कुछ बता ही दिए हैं, तो उन औषधियों का देश काल परिस्थिति के अनुसार सेवन करना, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी ग्रीष्म काल है, तो उसमें भी हमको बहुत सोच समझ के औषधियां चलानी पड़ती हैं। तो रस कल्प जो जो है हमारे, इनको भी सोच के चलाना है। और उसके साथ कॉम्बिनेशन भी हमको बहुत अच्छा चलाना पड़ता है। निम्न अमृता स्वम, अभी मैं एक पेशेंट है सर, 80% उसको सोरोसिस है, और काफी 1 महीने हो गया, पूरा रिलीफ भी मिल गया। 2 विरेचन कराए मैंने, होम विरेचन कराए, छू भी नहीं पा रहे थे उसको, इतना ज्यादा था। तो निम्न अमृतासोम, और इसके साथ योग बना करके थी रसमाणिक, गंधक रसायन, तारकेश्वर रस, और चोपचन्य आदि, सारिवा मंजिष्ठा, गुडुची के साथ में बना करके दिया उसको। और निम्ब टैबलेट दिया उसको। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया उसको। धावन के लिए भी देती हूँ मैं, स्नान के लिए भी, और शहद से बना हुआ उसको सोप भी देती हूँ। साथ में उसको जैसे अमल की हो गया, तो उसको दूध में भिगा करके, और उसको सवेरे उसका स्नान कराना, नींब चूर्ण मिला करके, नींबादी चूर्ण मिलाकर, उसमें गंधक भी रहता है, तो उससे बहुत जल्दी रिजल्ट मिल रहा है। और लगाने के लिए जैसे यूजुअली हमारा सोरियो ऑयल आता है, मिक्स रहता है उसमें सब, तो एकल ऑयल भी हम चला सकते हैं, मरीचादी तेलम या कंजुकादी तेलम, ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। साथ में यदि खुद से बना करके दें हम, थोड़ा एसटी मधु को भी डाल करके, क्योंकि बर्निंग इचिंग भी होती है, स्किन स्कैल्पी रहते हैं, रुक्षता भी रहती है, तो वो भी अच्छा काम करता है। पंचतिक्त घृत नित्य देती हूँ मैं, फिर 20 ml सेवन करने के लिए, नित्य सेवन करने के लिए, और सप्ताह में एक विरेचन चलाती हूँ, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है सर। और इसमें यही है कि पथ्य पालन आवश्यक है सबसे ज्यादा। ये हमें पेशेंट को कंसर्न में लेना पड़ता है, नहीं तो बोलते हैं हमारा ठीक हो गया, फिर कैसे हुआ ये, ऐसा है सर। जी। जी, और न इसमें जो अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान में बताया कि पक्षात पक्षात छदनान्यान उभयउ पे पेनान मासान मासान शोध्यान अप्य नान्य अप्यधस्तात शुद्धि मूर्धनि स्यात् त्रिरात्र त्रिरात्र षष्ठे षष्ठे मासस्य श्रृंग मोक्षणम च। मतलब जब ये कुष्ठ जो है, ये किटिप कुष्ठ है, गंभीर धातुगत अवस्था है, तो शोधन करना चाहिए विचार करके। तो 15-15 दिन में वमन देना है, विरेचन महीने में एक बार देना है, शिरो विरेचन दिन में एक बार 3 दिन में एक बार देना है, और 6 महीने में रक्त मोक्षण कराना है।
तीक्ष्ण लेप 3-3 दिन पे कराना है। और बस्ती देना है तो कुष्ठग्न गण के द्रव्यों से दे सकते हैं। वमन के लिए मदन फल, यष्टि मधु, पटोल, नीम के द्रव्य से वमन करा सकते हैं। विरेचन के लिए निशोत्तर, दंती, त्रिफला और फिर इसमें घृत और तेल को मिक्स करके हम आस्थापन बस्ती के लिए दारू, हरिद्रा, पटोल, बिल्वपत्र, आरगवत का प्रयोग कर सकते हैं। अनुवासन बस्ती में हम मदन फल, यष्टि मधु, नीम त्वक, कुटज त्वक, पटोल पत्र से सिद्ध स्नेह जो है इसका हम लोग अनुवासन बस्ती दे सकते हैं। इस तरह से नस्य के लिए सेंधव, दंती मूल, मरीच, सुरसा बीज, पिपली, करंज फूल, विड़ंग, इसका नस्य प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा इसमें शमन द्रव्यों में कफग्न, क्लेद को कम करने वाले द्रव्य, और त्वचा के लिए अच्छी दवाइयां जैसे तुवरक, आरगवत, चक्रमर्द, सारिवा, मंजिष्ठा, नीम, खदीर, करंज, पटोल, उदुम्बर, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, गंधक, मनशिला, हरताल, करवीर मूल, बाकुची, करंज तेल, इसका प्रयोग कर सकते हैं। और हम लोग घृत स्नेहन अगर करना है जहाँ पे, मतलब जहाँ पे रुक्षता है, तो खदीर घृत, नीम घृत, दारवी घृत, पटोल घृत, तिक्तक घृत, तिक्तक षडपल घृत, महातिक्तक घृत, महाखदीर घृत, ये दें। और रक्त मोक्षण कराएं, योग्य समय में शोधन कराएं, आभ्यंतर शोधन करें, शमन चिकित्सा दें, आरोग्य वर्धनी वटी, गंधक रसायन, निम्ब गंधक चूर्ण, स्वयंभू गुग्गुल, सर्वांग सुंदरी वटी, सूक्ष्म त्रिफला, कुठारक रस, सारीवाद्यासव, फिर मंजिष्ठादि क्वाथ, महामंजिष्ठादि क्वाथ, खदिरारिष्ट, ऐसे 1.5 लाख तरह की दवाइयां हैं जो त्वचा पे काम आती हैं, मतलब स्किन को ठीक करने के लिए। मनशिलादि लेप, हड़ताल भस्म, करंज बीजादि लेप, करवीरादि लेप, ऐसे बहुत सारे, व्रण शोधक तेल, शब्दोद्घृत, सुदर्शन मलहम, नीम तेल, करंज तेल, बृहद पलिचादि तेल, चंदन तेल, कटुकपित्त तेल, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, डॉक्टर श्रीकांत त्रिवेदी सर, आप कुछ और बोलना चाहते हैं, बोलिए। आपने सही बोला, एक दिन में नहीं होगा, इसको विस्तार से और करना चाहिए। एग्जैक्टली सर, बहुत विस्तार का विषय है। और विस्तार के अलावा जो आपने बताया ना कि इसमें हजारों तरह की औषधियां हैं, लेकिन सबका कोई ना कोई संदर्भ है। जी लोग आयुर्वेद को इतना कंफ्यूजिंग समझते हैं कि यार एक ही तरह की 200 तरह की दवाएं बता दी, वहां तो एक पैरासीटामोल देना है, बात खत्म हो गई। स्टेरॉइड देना है, मेथोट्रेक्सेट दे दिया 7.5 mg वीक में एक दिन, उसके सारे लक्षण खत्म हो गए, बात शुरू हो गई, अब देखेंगे आगे क्या करना है। आयुर्वेद में तो एक ही उसकी 200 तरह की दवाइयां हैं, कहाँ कैसे देनी है ऐसा नहीं है, बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है, और वो सभी जगह दी जाती है। जैसे हम इसकी बात करें, अभी कुष्ठ की ही बात करें, तो कुष्ठ के लिए क्या कहता है आयुर्वेद, क्या कहता है, वातेत्रेषु सर्पि वमनम, जो वात से है उसमें काई से वमन करानी है, घी से। श्लेष्मोत्तरेषु कुष्ठेषु, और कुष्ठ में क्या कराना है। अच्छा, इसके अलावा वमन करानी किससे है, पंच कषाय। पंच कषाय में क्या है, बछ है, अड़ूसा है, परवल है, नीम है और प्रियंगु है। इन तीनों का कषाय बनाने, सॉरी, पांचों का कषाय बनाने के बाद इसमें प्रक्षेप किसका देना है, मेंसिल का। उसके अलावा कितनी सुंदर बात कही है उसके अगले ही, उसमें अगली ही लाइन में, विरेचनम तु कर्तव्यम, विरेचन कर्तव्य है स्किन डिजीज के लिए। विरोचनम तु कर्तव्यम त्रिवृदंती फलत्रकैः, त्रिफला में निशोथ और दंती का थोड़ा सा प्रक्षेप देकर इससे विरेचन कराने से। इसके अलावा सर, अगर हम इसमें देखते हैं कि हम आखिर इसमें लगवाएं क्या, लेप क्या कराएं, दुनिया भर के उनके पास टॉपिकल जो है, ट्रेकोलीमस से लेके, कोल्बेस्ट्रॉल से लेके, और पता नहीं रेनेटोइड से लेके, कित सैलिसिलिक एसिड से लेके, कोलतार से लेके, पता नहीं क्या क्या उन्होंने दिया हुआ है। हम आखिर इसमें क्या करा सकते हैं, हमारे पास ऐसी कौन सी चीज है जो हम निरापद रूप से कर दें। तो उसमें 2-3 चीजें मुझे लगता है कि शायद बहुत अच्छे तरीके से कही है। एक बात कही है, आरगवदस्य पत्राणि चारानेल पेशेत दद्रु किटिभ कुष्ठानी हंत सिद्धमान वेपचा, यानी दद्रु, किटिभ, कुष्ठ और सिद्म, चारों तरह के। ड्राई एक्जिमा जो मैं कह रहा था, एटोपिक डर्मेटाइटिस या ड्राई एक्जिमा या सोरियासिस को, इन तीनों को लेकर भयंकर कंफ्यूजन होता है लोगों को, और ये तीनों ही आते हैं इसमें, दद्रु, किटिभ और कुष्ठ। और इसके अलावा सिद्धमी है जो महाकुष्ठ में आता है। इनके लिए क्या करना चाहिए, आरग्यवदस्य पत्राणे, आरग्वद यानी अमलतास के पत्ते लेकर, और पत्राणी चारा नापियन पेशेत, यानी किसमें मिलाकर, कांजी में।
कांजी में पीसकर लेप करने से, अकेले इससे ही लेप करने से काफी लाभ होता है। इसके अलावा जो मेरा अपना अनुभव है इसमें लेप करने के लिए, करंज वीडे गजे संकुष्टो गौमूत्र पिष्ठम वरम प्रदेह, करंज के बीज, पमाण के बीज, चक्रमद जो आप कह रहे थे, केसिया टोरा, चक्रमद के बीज, इन सबको और कूट, इन तीनों को गौमूत्र में मिलाकर, अब गौमूत्र अभी किसी ने कहा था कि गौमूत्र में इस्तेमाल कैसे करना है, उसका बहुत ही सुंदर एक तरीका है। गौमूत्र लीजिए और बहुत छोटी, मतलब बहुत हल्की सी आंच पर उसे उबालिए, और जब लगे कि ये बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट पर आ गया तो उसे ठंडा छोड़ दीजिए। उसमें जितनी गंदगी है वो सब नीचे बैठ जाएगी। सूती कपड़े की 4 तह बनाइए और उसमें से गौमूत्र छान लीजिए और उसे फिर औषध लेप की औषधि के लिए उसे आप प्रयोग करिए, वरना उसे डिस्टिल भी कर सकते हैं अगर हमें पीने के लिए करना है। तो गौमूत्र लेप के लिए इसमें करंज के बीज, पवाण और गौमूत्र। अभी किसी ने कहा था कि वातरक्त की शायद बात आई थी, सोरियाटिक आर्थराइटिस की शायद बात की थी किसी ने। सोरियाटिक आर्थराइटिस हो, हम वातरक्त की बात करें या डीवीटी की बात करें, ये लगभग एक जैसी बीमारी है तीनों, और इनमें से बहुत ही सुंदर उपयोग है कैशोर गुग्गुल का। लेकिन कैशोर गुग्गुल तब जब वो गंधोदक के साथ दी जाए। अगर आप कैशोर गुग्गुल गंधोदक के साथ दे रहे हैं, गंधोदक क्या है? तेज पत्र, तेज बल, जो पत्रक है जिसे पत्रक बोलते हैं, कस, खस, मोथा और बला, इन 5 चीजों को लेकर कितने पानी में उबालना है, कैसे करना है, ये सब हमको क्वाथ बनाना आता है सबको। इस गंधोदक के साथ अगर आप कैशोर गुग्गुल दिलवा रहे हैं तो सोरियाटिक आर्थराइटिस, डीवीटी या आपका वातरक्त, इन तीनों के उपद्रवों में आशातीत लाभ मिलता है। अगर हम सिर्फ कैशोर गुग्गुल का उपयोग कर रहे हैं तो आप उसको कैटेगरी बना सकते हैं, 2A और B, ये ए टैली कर सकते हैं और ये बी है, इसको हम गंधोदक से दिलवाएंगे, इसे सादा पानी से या किसी और क्वाथ के साथ या कुछ और अनुपान रखेंगे जो उसके लक्षण है उसके हिसाब से कोई भी अनुपान रख सकते हैं। आप गंधोदक के साथ दिलवा कर देखिए कैशोर गुग्गुल इन सब में। मैं मतलब अपने छोटे छोटे अनुभवों को थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग आपस में शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा चीजों को, और अपने अनुभवों को, तो बहुत सारी चीजें समझने को मिलेंगी। और वैसे तो आपने सब बता ही दिया है सब, कुछ ऐसा बचा नहीं है कि जिसके लिए बात करें। गिलोय, तुबरक, करंज, सारवा, खदर, पंचनिम्ब, हरताल, मेंसिल, जटामांसी, हल्दी, दारू हल्दी, बाकुची, आरगवद, सूक्ष्म त्रिफला, ये सब कुछ, मरचादी तेल, मंजिष्ठादि लेप, मंजिष्ठादि क्वा, पंचतत्व गुग्गुल, ये सारी चीजें तो ही इसी के लिए काम है, सारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर करने के लिए, आपको उसको सही बनाने के लिए। जो विरुद्ध आहार हमने किया है, जैसे विषाक्त पदार्थ रस हमारा बना है, जिसे न्यूट्रिएंट प्लाज्मा बोलते हैं, जो फिर ब्लड में जाके कन्वर्ट होता है, जिसको मसल्स बनानी है, लिम्फेटिक को जिसे पोषण देना है, और वो सारी इन्हीं 4 चीजों में तो है, रक्त, मांस और लसिका, त्वचा, इन्हीं 4 चीजों में तो रहना है स्किन डिजीज को। इन सब के लिए इन सबको छोड़कर, और जो बहुत बेहतर बात आपने अभी कही थी कि आप अपने बुजुर्गों का अपमान मत करिए, आप अपने बुजुर्गों को वृद्धाश्रम मत भेजिए। वो लोग जिन्होंने आपको जीवन दिया, वो लोग जिन्होंने आपके मांस के लूथड़े से आपको मनुष्य बना दिया, वो आपके गुरु हों, आपके शिक्षक हों, आपके पालन पोषण करने वाले माँ बाप हों, जो मर्जी हो, उनका अपमान मत करिए। और आयुर्वेद भी कहता है, विप्रान गुरु धर्ष्यताम पाप कर्मम चाकुर्वताम पाता दस्योत्तरी दुष्टा स्तग्रतम मासाम्बुच्चा। जिन्होंने विप्रों का, गुरुओं का और धर्म का काम करने वाले लोगों का पापम कर्मम, उनका आलोचना की है, उनका अपमान किया है, वो निश्चित मानिए कि उन्हें कुष्ठ होना ही होना है किसी ना किसी तरीके से। और वो उसके बाद करेंगे क्या? मिर्यते यद कुष्ठेन पुनर्जाते गच्छतम नातः कष्टतरो रोगो यथम कुष्ठम प्रकीर्तितम। आप ये ना सोचना कि इस जीवन में हम कुष्ठ के बाद मर गए तो अगले जीवन में बिना कुष्ठ के पैदा होंगे। आयुर्वेद कहता है, ये सुश्रुत के निदान में है, आयुर्वेद कहता है कि अगर आप इस पाप कर्म को करने के बाद कुष्ठ से पीड़ित हुए हैं तो अगले जन्म में भी उसी कुष्ठ को लेकर पैदा होंगे। और ये आर्ष वचन है, ये मैं नहीं कह रहा, ये आर्ष वचन है। इसके साथ बहुत सारा रिसर्च इन्वॉल्व रही होगी, तभी ये बात कही गई। अगर इस तरीके से हम अपने पेशेंट को बताते हैं, अगर उसे समझाते हैं, तो सबसे पहले तो हम पेशेंट का लाभ कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम सोसाइटी का बहुत बड़ा लाभ। और आयुर्वेद सिर्फ चिकित्सा शास्त्र तो नहीं है, ये तो जीवन शास्त्र है।
पूरी जीवन प्रणाली समझाता है। तो आयुर्वेद को लोगों को थोड़ा सा पेशेंट के साथ संवाद करना, बताना, आयुर्वेद की बारीकियां या जीवन की बारीकियां समझाना, ये भी साथ साथ बहुत आवश्यक है। जी जी सर, थैंक यू सर। Thank अभी you. मैं सेशन बंद करता हूँ। अभी हम थोड़ा 1 घंटे का ब्रेक लेते हैं, फिर 9 बजे मिलेंगे और हम लोग क्लिनिकल संभाषा करेंगे। और यह जो विषय है ये अभी आज थोड़ा ही हुआ है, हम इस विषय पे और बातें करेंगे बाद में आगे आने वाले सत्रों में। थैंक यू सर, सभी लोगों को थैंक यू, जो लोग आप लोग आए, जुड़े और आप लोगों ने चर्चा में सहभाग लिया, सभी को धन्यवाद। प्रणाम सभी लोगों को।